तो आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से खास बातचीत आपने सुनी। इनफैक्ट हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ रितु गंगराडे अरोड़ा हैं, सीआईओ हैं कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस से। रितु, गुड मॉर्निंग। अभी हम आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को भी सुन रहे थे, उन्होंने वही बात कही जिसके बारे में तमाम बातें हो भी रही हैं कि चाइना में जो मंदी को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं, उससे दुनिया भर में हमने घबराहट का माहौल देखा है। लेकिन एक खास बात उन्होंने कही कि इंडिया की स्टोरी साउंड है, लेकिन अगर चीन में मंदी गहराती है तो इसका असर भारत पर भी होगा। आपकी सोच क्या कहती है? क्या कोई स्टेबिलिटी आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर चाइना कंसर्न्स के बीच में उथल पुथल अभी बनी रहेगी भारतीय बाजारों में भी? धन्यवाद शो पर बुलाने का। मैं मानती हूं कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स का काफी असर भारत पर बना रहेगा। अगले कुछ महीने क्वार्टर्स काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चाइना में जो हुआ है, जो एक ग्रोथ पे सबकी कंसर्न आई है, वो चिंताजनक तो है ही। उसके अलावा जैसे कि रघुराम राजन जी ने भी कहा, कुछ और मुद्दे हैं, जैसे कि यूएस फेड कब रेट इंक्रीज करता है। मुझे जो चिंता है वो यूरोप की भी है कि यूरोप एक फ्रेजाइल स्टेट में है, बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट कर चुका है और शायद उसको करते रहना पड़ेगा। और यही कहानी जापान की है। इससे करेंसीज पर प्रेशर बना रहेगा। इंडियन करेंसी पे भी हमने प्रेशर देखा, जबकि इंडियन करेंसी अभी देखा जाए तो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। तो उथल पुथल रहेगी, करेंसीज पर प्रेशर रहेगा। इंटरेस्ट रेट लीवे आरबीआई के पास कम होता जाएगा इस उथल पुथल के दौरान। और मुझे लगता है स्टॉक मार्केट भी इस उथल पुथल को दर्शाता रहेगा। पिछले एक साल के रिटर्न भी अगर हम देखें तो अब 0 हो गए हैं। और मुझे लगता है अगले कुछ क्वार्टर भी इसी तरह एक रेंज में रहेंगे। कुछ रिकवरी आएगी, पर फिर करेक्शन भी आते रहेंगे। जी, तो ऋतु, ऐसे माहौल में फिर एक इन्वेस्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए? जिस तरह से आपने कहा कि अभी कुछ और क्वार्टर्स तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी, मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकते हैं, तो क्या इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस बाजार में उतरना चाहिए, या फिर अभी कुछ समय ठहरने का टाइम है? इन्वेस्टर्स जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि जो इंडियन फंडामेंटल्स हैं, अगर हम दूसरे देशों के बनस्पत देखें तो बेटर हैं, काफी स्टेबल है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर है। रिजर्व की सिचुएशन आरबीआई की काफी अच्छी है। $3 बिलियन से अधिक के रिजर्व्स है। इन्फ्लेशन कम होता नजर आ रहा है। आईआईपी में कैपिटल गुड्स के नंबर्स में सुधार दिख रहा है। स्टॉल प्रोजेक्ट्स कम हो रहे हैं। तो काफी सारे इकोनॉमिक सुधार है जिनका हमें फायदा अगले कुछ क्वार्टर्स में संभवतः दिखना शुरू हो जाएगा। कॉर्पोरेट नतीजों में अभी कोई सुधार नहीं है, तो वो सबड्यू करते हैं सेंटिमेंट्स को। पर अगर 3 साल का नजरिया लें तो मुझे लगता है हर करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। हम कैनरा एचएसबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, लाइफ इंश्योरेंस में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, और हम हर इस तरह के मौके का फायदा उठाना चाहते हैं एक बैलेंस पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। जी ऋतु, जब बैलेंस पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो अब तक जो ज्यादातर मार्केट वॉइसेस थी वो यही होती थी कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहां पर अग्रेसिव सेक्टर्स के साथ साथ डिफेंसिव सेक्टर्स का भी मिलन होना चाहिए। लेकिन मौजूदा माहौल में जहां पर अनिश्चितता बनी हुई है, वॉलेटिलिटी इन कमिंग मंथ्स एक्सपेक्टेड है, रुपया कमजोर हुआ है और ये डिप्रिसिएशन शायद अभी मेंटेन रहेगा, इस तरह की प्रोजेक्शंस हैं, तो ऐसे माहौल में क्या पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का समय है? क्या फार्मा या आईटी जैसे सेक्टर्स को ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है? मैं मानती हूं कि डिफेंसिव में नहीं जाना चाहिए पूरी तरह से। और बैलेंस पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो पिछले 3 साल ले लीजिए, 2 साल ले लीजिए, साल ले लीजिए, कोई भी समय काल अगर आप देखेंगे तो काफी सेक्टरल रोटेशंस हुए हैं, और एक बैलेंस पोर्टफोलियो ने ही आउट परफॉर्म किया होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप सेक्टर रोटेशन के साथ अपना पोर्टफोलियो भी टर्न कर लें। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरा पोर्टफोलियो राय है एक बैलेंस, जिसमें कि कम से कम आधे रिकवरी स्टॉक्स भी होने चाहिए, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं 3 साल में देश में रिकवरी होगी तो डिफेंसिव्स को लेकर वो रिटर्न नहीं बनाया जा सकेगा। तो बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स की मैं राय देती रही हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कैपिटल गुड्स सिलेक्टिवली, सिर्फ जिनमें स्ट्रांग बैलेंस शीट्स और अर्निंग विजिबिलिटी आ रही है। उसके अलावा आईटी, फार्मा, कंजम्पशन, इनका एक मिला जुला पोर्टफोलियो होना चाहिए। बट मेरा रुझान डेफिनेटली रिकवरी स्टॉक्स पर रहेगा।
जी। तो अभी आपने इंटरेस्ट रेट की बात भी कही थी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं, सोच क्या है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस मल्टी ईयर लोस पर ट्रेड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है ग्लोबल इक्विटीज में, इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में रेट कट को लेकर जो होप्स इंडियन मार्केट्स में वो काफी बढ़ गई हैं। तो ऐसे में आपकी सोच क्या है? आप एक्सपेक्ट कर रही हैं जल्द रेट कट आरबीआई गवर्नर से, प्रोबेबली नेक्स्ट पॉलिसी? मुझे ऐसी उम्मीद इस पॉलिसी से भी थी और मुझे लग रहा था मध्यकाल में भी शायद आरबीआई ऐसा करे, पर अब जो हमने करेंसी में वॉल्टिलिटी देखी है उससे ये उम्मीद मुझे कम नजर आती है। आरबीआई को हमेशा इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट तीनों को बहुत ध्यान से देखना होता है और कई बार इन्हें इम्पॉसिबल ट्रिनिटी भी कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन जैसे कि आपने कहा काफी सुधार है, इंटरेस्ट रेट के लिए माहौल बन रहा था, पर अब एक्सचेंज पर फोकस रहेगा और मुझे लगता है आरबीआई कुछ समय तक इन्फ्लेशन को देखना भी चाह रही है कि स्टेबल रहे, बना रहे स्टेबिलिटी, और उसके बाद रेट कट के लिए शायद कुछ चेष्टा करे। तो मुझे लगता है अगले कुछ हफ्ते तो देखने वाली स्थिति है कि किस तरह से ग्लोबल करेंसीज रिएक्ट करती हैं और कितना लीवे रह जाता है आरबीआई के पास। जी, तो ऐसे में क्या इंटरेस्ट सेंसिटिव्स को अप्रोच करना चाहिए जहां पर रेट कट की होप्स हैं? प्राइवेट बैंक्स का आपने जिक्र किया, लेकिन क्या ऑटो स्पेस पर भी फोकस अभी बढ़ाया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड जिस तरह की क्वार्टर वो अर्निंग्स आई, जिस तरह की मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री आई है, एक कॉन्फिडेंस जरूर मिला है इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स में, तो क्या ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना चाहिए मौजूदा माहौल में? मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की राय सिर्फ इससे नहीं दे रही थी कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा। ये मेरे पोर्टफोलियो का एक बहुत स्थायी हिस्सा रहे हैं पिछले कई सालों से, और उसका कारण ये है कि यहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत बेहतर है दूसरे बैंक्स के मुकाबले। बैंक्स हमेशा इकोनॉमी का दूसरा पहलू होते हैं, और अगर हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी में सुधार आ रहा है और ग्रोथ रिटर्न करेगी तो बैंक्स उसे दर्शाएंगी, इसे बैंक्स में वेट होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट्स रिलेटिवली ज्यादा स्टर्डी हैं, एनपीए कम है, मार्जिन्स बेहतर हैं और मार्केट शेयर गेन कर रही हैं पीएसयू बैंक्स के मुकाबले। इसीलिए बैंक्स में इंटरेस्ट रेट कट इस क्वार्टर आए, अगले आए न आए, यील्ड मैं फिर भी बैंक्स में निवेश की राय दूंगी। ऑटो सेक्टर जैसे आपने कहा अगेन दर्शा रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन नंबर्स और अच्छी बैलेंस शीट्स हैं, और अगर हम कोई रेट कट देखते हैं तो एक एडेड बेनिफिट मिलेगा, बट लोअर इन्फ्लेशन और ये सारे बेनिफिट्स, लो कमोडिटी प्राइसेस का फायदा ऑटो सेक्टर को हो रहा है। तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट के लिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इन दोनों सेक्टर्स की जगह बनी हुई है। जी, साथ ही तो अभी आपने फार्मा सेक्टर का भी जिक्र किया था। हाल ही की अगर हम अर्निंग्स देखें तो हमने देखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू फ्रंट पर जो नंबर्स थे वो ठीक ठाक रहते, लेकिन और अब एक रुपी जिस तरह से डिप्रिशिएट हुआ है, ये भी एक फैक्टर जुड़ गया है इस स्पेस के साथ, अगर जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है। लेकिन दो चीजें हैं जिसको लेकर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के मन में डर है। एक तो वैल्यूएशंस काफी चल चुके हैं, तो वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेस्ड हो गई हैं, और दूसरा ये कि यूएस में या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो अंडर प्रेशर हैं। तो ऐसे में इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में के बावजूद भी क्या फार्मा स्टॉक्स को अप्रोच करना चाहिए, या फिर मौजूदा लेवल से थोड़ा करेक्ट हो, थोड़ा डिप मिले तो ही एंट्री लेनी चाहिए? ये एक दुविधा हमेशा बनी रहेगी। जब मार्केट्स करेक्ट होंगे तब ये स्टॉक्स हमेशा महंगे लगेंगे। फार्मा सेक्टर बहुत डाइवर्स सेक्टर है, हर कंपनी का अलग मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, ड्रग्स पोर्टफोलियो है, तो एक ब्रश से सबको पेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे आपने कहा करेंसी का फायदा है, वॉल्यूम्स में हम प्रेशर देखते हैं, पर अगर हम इन्हें रिलेटिव फॉर्म में देखें मार्केट में तो इनकी अर्निंग विजिबिलिटी अभी भी दूसरे सेक्टर से काफी बेहतर है। तो फार्मा सेक्टर सिलेक्टिवली स्टॉक्स चूज करने के बाद पोर्टफोलियो में न्यूट्रल से ओवरवेट पोजीशन की जगह अर्निंग्स के बेसिस पे ही बना लेते हैं, जो विजिबिलिटी आ रही है उसी पे बना लेते हैं, और इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी इनकी जगह है। डेफिनेटली महंगे हैं बट ये पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। जी, और साथ ही आईटी सेक्टर पर अभी आउटलुक क्या है? अभी अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो आईटी में तो क्या कुछ क्वार्टर्स वेट करना चाहिए, या फिर अभी भी कर सकते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स को अप्रोच?
आईटी में बहुत अच्छे क्वालिटी गुड मैनेजमेंट स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं और एवरी डिप में मुझे लगता है आईटी में वेट ऐड करने का एक मौका बनता है। बहुत ओवरवेट सेक्टर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिफेंसिव्स को बहुत ओवरवेट ले लेती हूं तो फिर मेरे पास बैंकिंग और साइक्लिकल्स ऑटो वगैरह के लिए जगह नहीं बचती। पर मैं इन सेक्टर्स को बहुत शॉर्ट या अंडरवेट भी नहीं करना पसंद करती। तो बैलेंस के लिए आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है अभी भी निवेश का मौका है। और मार्केट एक काफी सेक्टर रोटेशन कर रहा है, स्टॉक रोटेशन कर रहा है, तो इस पूरे साल सबको एंट्री के मौके बहुत मिले हैं। अगर मिस हो जाते हैं तो दोबारा मार्केट ये मौके देता रहा है। तो हर मौके पे मुझे लगता है इस बैलेंस को पोर्टफोलियो में लाना चाहिए। जी, तो एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर है और इक्विटीज में थोड़ा सा वो रिस्क कम चाहता है, तो क्या म्यूचुअल फंड्स को भी अप्रोच कर सकता है? और अगर हाँ, तो क्या एक लमसम अमाउंट डालने का समय है म्यूचुअल फंड्स में, या फिर एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना सही होगा? जिस तरह का माहौल मार्केट्स में भी है, तो हम एक करेक्शन, इसको अभी कंसोलिडेशन करेक्शन का फेज और देख सकते हैं। अगले 5-7% की गिरावट और आ सकती है, पर मुझे बहुत शार्प करेक्शन यहां से नहीं दिखता है। टाइम करना मार्केट के लिए हम जो पूरा समय ये निवेश में ही बिताते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे लगता है एक सिस्टमैटिक ढंग से निवेश शुरू कर देना चाहिए, एक अच्छा मौका है। और मैं कहूंगी एक इंश्योरेंस, जिसका भी लॉन्गर टर्म नजरिया है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का या अपनी इंश्योरेंस नीड्स कवर करने का, तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि एक प्रोडक्ट ही इस तरह का है कि आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जो निवेशक होते हैं हमारी तरह, वो भी एक लंबे नजरिए से इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा समय है। जी ऋतु, आखिरी सवाल होगा आपसे। बहुत सारे सेक्टर्स पर आपने अपना आउटलुक शेयर किया है, लेकिन क्या कुछ सेक्टर्स आपने अपनी अवॉइड लिस्ट में भी शामिल किए हैं? हाँ, जरूर है ऐसे कुछ सेक्टर्स जो मेरे अवॉइड लिस्ट में हैं। जैसे मैं रियल एस्टेट से काफी दूर हूँ इस समय, मुझे बहुत पसंद नहीं है। वहां पे मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी हैं, बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर बीच में चला भी था, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। जी, चलिए, शुक्रिया ऋतु, समय दिया आपने जी बिजनेस को। मार्केट्स पर, सभी सेक्टर्स पर अपना आउटलुक शेयर किया, शुक्रिया आपका। मार्केट्स को देखें तो अभी भी बढ़त बनी हुई है, 100 अंकों के आसपास की बढ़त लेकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है 7902 के लेवल्स पर, लेकिन